देखिए हम जो है 8th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर कर रहे थे। इसके हम 1 to 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम आगे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। आपको क्या करना है कि आपको ना 3 फॉसिल फ्यूल के नाम बताने हैं। एनी जो भी आपको पता हो उन 3 फॉसिल फ्यूल के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। दैट मीन्स कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो 3 एग्जाम्पल्स हमें बताने थे, वो हमने बता दिए। सेकेंड फिलअप है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। जो सेपरेशन है, सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलग करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, लेकिन किसको? पेट्रोलियम से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, पेट्रोलियम से संघटक को अलग करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग, परिष्करण। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग या फिर परिष्करण। सी पार्ट है, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। व्हीकल मीन्स वाहन, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित करने वाला जो ईंधन है वो कौन सा है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा होगा व्हीकल्स में, वाहनों में सीएनजी के सिलेंडर्स से क्या करते हैं? व्हीकल्स को जो है चलाया जाता है। मीन्स उन सिलेंडर्स में सीएनजी गैस भरी होती है। कोयल, पेट्रोल से या डीजल से वो गाड़ियां नहीं चल रही होती, वो किससे चल रही होती हैं? सीएनजी से। नेक्स्ट करते हैं हिंदी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। आपको 2 के नाम देने हैं, कोयला, पेट्रोलियम, या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते तो प्राकृतिक गैस भी आप लिख सकते हो। ख है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक, संघटक क्या होते हैं? जिनसे मिलके कोई पदार्थ बना होता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। ग है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? जो वाहन है, वाहनों के लिए सबसे कम कौन सा है? सीएनजी। और सीएनजी की फुल फॉर्म आपको मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट करा था तब आपको बताई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स ट्रू मीन्स सत्य है या फॉल्स मीन्स असत्य है। तो देखिए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी। बताइए जरा, क्या आप लैब में, प्रयोगशाला में फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन को बना सकते हो? देखिए, जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों साल लग जाते हैं और ये बनते किससे हैं? पेड़ पौधों और जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अवशेष से। तो क्या लैब्स में पॉसिबल है ये एक्सपेरिमेंट करना? नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। पहला है फॉल्स। बी है, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि सीएनजी लीस्ट पोल्यूटिंग है, तो क्या ये मोर पोल्यूटिंग हो जाएगा पेट्रोल से? नहीं, ये भी फॉल्स है। सी है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो प्योर फॉर्म होती है वो क्या है? कोक है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। डी है, कॉयल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कॉयल तार है, जो सड़क बनाने में यूज किया जाता है, कॉयल तार, तो क्या वो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है? यस, ये भी ट्रू है। फिर उसके बाद ई पार्ट है, कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इसने कहा है कि क्या कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो यस, ये ट्रू है, कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। आपको लगता जरूर होगा कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य बताने हैं आपको। पहला, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। बताइए, क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? असत्य। ख है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। क्या मीन्स कहना चाह रहा है कि पेट्रोल कम पोल्यूशन करता है, सीएनजी ज्यादा करती है। क्या ऐसा है? नहीं है। तो ये भी असत्य है। फिर गैप पार्ट है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है।
कोक कार्बन का शुद्ध रूप ही है, तो ये सत्य है। घ पार्ट है, कोल तार विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। जो कोल तार है वो अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से बनता है। यस, ये ट्रू है, सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये भी सत्य है। अगर किसी के में यहाँ असत्य है तो वो कट कर लेना, ये सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल्स क्या थे? समाप्त होने वाले। तो हमें बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्यों है। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल हैं वो प्राकृतिक संसाधन क्यों है, सॉरी, जो फॉसिल फ्यूल हैं वो खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो देखिए खत्म होने वाले क्यों हैं, बनने में तो इनको क्या लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन हम जिस हिसाब से इनको यूज कर रहे हैं ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। और जो खत्म होने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। तो देखिए फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनाइजेशन and it took millions of years to get them these organism converted into fuel। क्या कहा है इसने कि फॉसिल फ्यूल जो है ना वो बनते कैसे हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, लाखों करोड़ों साल ये क्या करते हैं? बनने में लेते हैं। और लाखों करोड़ों साल बाद क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्यूल में। द नॉन रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल आर लिमिटेड एंड सो, और अब जो हमारे पास ये संसाधन है ना ये लिमिटेड अमाउंट में है। अगर कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल आर लिमिटेड एंड सो दीज आर एग्जिस्टिबल फ्यूल। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिबल फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जिस्टिबल मीन्स खत्म होने वाले संसाधन। अब बताना है हमें हिंदी में। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं। जो सजीव हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके मृत अवशेष से बनते हैं और इनके बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन संसाधन ये सीमित है। नेचर में जो ये प्रेजेंट है ये लिमिटेड अमाउंट में है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं, जो अभिलक्षण हैं, एंड यूजेस उपयोग बताने हैं किसके? कोक के। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक, आपको कोक के अभिलक्षण बताने हैं कि मतलब अपीयरेंस कैसी है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसके पास। पहला, इट इज टफ, porous and black substance। tough means कठोर, porous means छिद्रदार, black means काला, substance means पदार्थ। ये कठोर है, छिद्रदार है और काला पदार्थ है। it is pure form of carbon, जो हम ट्रू फॉल्स में कर चुके हैं कि कार्बन क्या, जो ये कोक है ये क्या है? कार्बन की प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब यूजेस देखिए हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। जो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट होती हैं उसको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? जो कोक का। जैसे आप देखते हो जो बैटरी के अंदर जो रोड्स लगी होती है ना ऐसी, वो भी कोक की बनी होती है, कार्बन की बनी होती हैं। और पेंसिल के जो आगे लेड होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेफाइट, तो वो भी किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। सेकेंड है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिलीन गैस। ये किस लिए यूज किया जाता है? एसिटिलीन गैस को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस के फॉर्मूले की हम बात करें तो C2H2, ये इथाइन भी है। ठीक है, एसिटिलीन गैस इथाइन का कॉमन नेम है। एसिटिलीन गैस इज द बेसिस रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड एंड PVC।
एसिटिक एसिड और पीवीसी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ यूज किया जाता है वो क्या है, एसिटिलीन गैस ही है। और एसिटिलीन गैस किससे मिलके बनी होती है, कोक से। कोक मीन्स कार्बन से। अभी आया तो था C2H2, आ तो गया कार्बन इसमें, ये हाइड्रोकार्बन है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूस गैस यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल। ये वाटर गैस को बनाने में भी यूज की जाती है और फिर वाटर गैस से जो है ये इम्पोर्टेंट फ्यूल, जरूरी ईंधन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो वाटर गैस है, कह रहे वाटर गैस इज नॉट अ सिंगल गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब वाटर ना कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है, तो ये दोनों को हम बोलें तो ये क्या है, वाटर गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस। तो वाटर गैस का फॉर्मूला आपको पता लग गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो वाटर गैस इज नॉट सिंगल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या है, इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम कैसे, मीन्स वहां पर एक ही तो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का है और एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, इसीलिए वॉल्यूम कैसा हुआ, इक्वल हुआ। बी है, प्रोड्यूसर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर ओवर रेड हॉट कोक। जो प्रोड्यूसर गैस है, जो उत्पादन गैस है, वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हम क्या करेंगे, रेड हॉट कोक की हेल्प से क्या बनाते हैं, प्रोड्यूसर गैस बनाएंगे। प्रोड्यूसर गैस इनफैक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। देखिए दो गैसें पढ़ी हैं हमने, एक जल गैस पढ़ी है, एक उत्पादन गैस पढ़ी है। मीन्स एक वाटर गैस है, एक प्रोड्यूसर गैस है। ऊपर देखिए वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस क्या है, CO+H2, और प्रोड्यूसर गैस क्या है यहाँ पर, CO+N2, यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है, ये वाटर गैस है और ये प्रोड्यूसर गैस है। तो प्रोड्यूसर गैस इज इनफैक्ट अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। फिर फोर्थ है, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, टिन एक्सेट्रा फ्रॉम देयर ओर। और क्या होते हैं, और होते हैं जो जिनमें से धातुओं में प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मैं आयरन के ओर की बात करूँ तो हेमीटाइट है, हेमीटाइट से हमें आयरन मिलता है। ठीक है, तो ओर से हम क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं। कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, ये सब धातु हैं, तो इन धातुओं को इनके ओर से निकालने के लिए, प्योर करने के लिए भी कोक कार्बन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है इसका, सिंस कोक डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, जो कोक होता है वो धुआं नहीं छोड़ता, इसीलिए क्या हो गया, ये अच्छा ईंधन भी माना जाता है। हैंस इट इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाउस होल्ड फ्यूल, मीन्स घरेलू ईंधन भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हिंदी में करते हैं। अब कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करना है। पहला है, कोक के अभिलक्षण क्या है वो देखिए, ये कठोर होता है, मीन्स सॉलिड है। ये सरंध्र है, मीन्स इसके अंदर छिद्र भी होते हैं छोटे छोटे, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो। ये काले रंग का होता है और ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, मीन्स इसमें से विद्युत पास नहीं होती, ये कुचालक है। ठीक है, तो ये कोक क्या है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। अब हम कोक के उपयोग देखते हैं। कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने में काम में आता है, जो कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, उसमें काम में आता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। एसिटिलीन गैस बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में सहायक है, कौन, कोक। एसिटिलीन गैस C2H2, इसको बनाने में भी कोक का यूज किया जाता है। जल गैस और उत्पादन गैस के उत्पादन में भी सहायक है। जल गैस और उत्पादन गैस क्या है, देखिए जल गैस की बात करें तो CO+H2, उत्पादन गैस की बात करें तो CO+N2, यहाँ पर 2 आएगा। ये जल गैस है और ये उत्पादन गैस है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कहा है इसने, जल गैस देखिए क्या होते हैं, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का समान अनुपात मिश्रण है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, दोनों का एक एक जो है यहाँ पर मोलिक्यूल लिया गया है। जबकि उत्पादन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन, इसका एक है, यहाँ पर इसके दो है, तो 1:2 में मिश्रण लिया है। ये वायु को लाल कोक से गुजारने पर प्राप्त होता है। जब हम वायु को लाल कोक से, जो लाल कोयला होता है उससे गुजारते हैं, तब हमें उत्पादन गैस मिलती है। फिर उसके बाद है, ये क्या करता है, कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टिन आदि धातुओं के परिष्करण में भी सहायक है। मीन्स आदि धातुओं को निकालने में भी क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, जो कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टिन आदि होते हैं, इन धातुओं के निष्कर्षण में भी, मीन्स इन धातुओं को प्राप्त करने में इनके ओर से हमारी मदद करता है। एंड फिफ्थ है, यह एक अच्छा घरेलू ईंधन है जिसके जलने पर धुआं नहीं छोड़ता। मीन्स जब हम कोक को जलाते हैं तो ये धुआं नहीं छोड़ता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमें क्या बताना है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस बतानी थी। कल हमने किया था कि कोयला कैसे बनता है, आज हम पढ़ेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच गेट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो पेट्रोलियम है, पहली तो बात, पेट्रोलियम को बनाने में हेल्प कौन करेगा, बैक्टीरिया हेल्प करेंगे। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की हेल्प से जो एनिमल्स और प्लांट्स रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, जो क्या करते हैं, लाखों साल तक, करोड़ों साल तक अर्थ में दबे रहते हैं, धरती के नीचे। व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाइड दे सैंक टू द बॉटम एंड गॉट कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले। तो व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है, दे सैंक टू द बॉटम एंड गॉट कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले। ये नीचे नीचे, सैंक मीन्स डूबना, यहाँ पे मीनिंग चलेगा कि वो नीचे नीचे धंसते जाते हैं, और किससे कवर हो जाते हैं, सैंड, रेत से, एंड क्ले, मिट्टी से। ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर दीज रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ऑयल बाय हीट, प्रेशर एंड कैटालिटिक एक्शन। अब क्या हुआ, जैसे जैसे नीचे दबते गए, वहां पर गर्मी भी बढ़ेगी, वहां पर तापमान भी बढ़ेगा, एंड कैटालिटिक एक्शन, जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड रोज थ्रो पोरस रॉक until they were trapped by impervious rock forming an oil trap। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये हमारी पोरस रॉक्स है, जो पोरस रॉक्स में जो अपारगम्य चट्टानें होती हैं, तो ये क्या करेगी, इन्हीं के बीच में, सॉरी, जो पोरस रॉक्स हैं, जो छिद्रदार हमारी चट्टानें हैं, until they were trapped by impervious रॉक्स। इम्प्रीवियस रॉक क्या होते हैं, अपारगम्य, मीन्स जिनमें से पेट्रोल बाहर नहीं निकल सकता सिंपली। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये इन चट्टानों के बीच में क्या बना देते हैं, तेल के कुएं बना देते हैं, एंड ऑयल ट्रैप, तेल के क्या बना देते हैं, कुएं बना देते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द सरफेस ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। और पेट्रोलियम ऑयल, अगर यहाँ पर ये पेट्रोल है, तो इससे ऊपर आपको क्या मिलेगी, नेचुरल गैस, जिसे पाइपलाइन की हेल्प से हम बाहर निकाल सकते हैं नेचुरल गैस को। तो यहाँ पे हमने सीखा कि पेट्रोल कैसे बनता है। अब हम सीखते हैं हिंदी में पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से बनता है। मृत के पश्चात ये जीव सागर की तली में पहुंच जाते हैं, सागर में पहुंच गए, समुद्र की तली में पहुंच गए, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर रेत और मिट्टी आई, तो वो ढक गए। करोड़ों वर्षों बाद दाब उत्प्रेरक क्रिया तथा गर्मी के कारण ये किस में बदल जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे धरती का तापमान बढ़ेगा। ये हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण छिद्रयुक्त
चट्टानों से रिस रिस कर पृथ्वी की सतह की ओर आ जाते हैं। जब तक अपारगम्य चट्टानें उन्हें रोक नहीं सकती। मीन्स जो पोरस रॉक्स होते हैं, जो छिद्रदार रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे ये रिस रिस कर कहाँ आ जाते हैं? अपारगम्य चट्टानें, मतलब जिनमें छेद नहीं होते, जिनसे बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये हाइड्रोकार्बन चट्टानों, जो छिद्र युक्त चट्टानें होती हैं, उनसे बह बहकर बिना छिद्र वाली चट्टानों तक आ जाते हैं और वहीं पर क्या बन जाते हैं? इस प्रकार इन अपारगम्य चट्टानों के बीच तेल के कुएं बन जाते हैं। और प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? तेल के ऊपर। कौन सा तेल? पेट्रोलियम तेल के ऊपर हमें क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आज आपको क्या करना है आपको पता होगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।